अवैध का मतलब वो होता है जिसके माँ बाप का पता नहीं हो। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया यार। पहली बात, जो ये बार बार मुझे अवैध शब्द, जैसे मेरी गरिमा को कोई तार तार करता है, मुझे कोई घुसपैठिया कहता है, कोई अवैध कहता है, कोई अतिक्रमणकारी कहता है, तो मेरे गरिमा को तार तार नहीं करता। क्या रेखा गुप्ता पे केस नहीं होना चाहिए? और जितने ये सांसद कपिल सिब्बल से लेके हर्षवर्धन से लेके और जितने ये रेखा गुप्ता अलान फलान ढिमका जो बना है, सब इस्तीफा दे। अगर हम अवैध हैं तो कोई तो लीगल बात करेगा कोई हमारे साथ, कि हमें आगे तोड़ देगा। कोर्ट में हमारी जीत अलग ही नजर आ रही थी। लंच तक हम हैवी थे, लेकिन लंच के बाद अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सीधा फैसला ही सुना दिया। अब केजरीवाल जी ने कोर्ट में खड़ा होकर ये कहा कि हमें इन जज पर भरोसा नहीं है, आरएसएस के हैं और ये उनके प्रोग्राम में जाते हैं, इनके बच्चों को सरकार फायदा देती है। ऐसा तमाचा सरकार के मुंह पर हो नहीं सकता अगर उन्हें इज्जत शर्म है तो। और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया जज साहब ने। पहले भी ये डेमोनाइज कर चुके, 2 बार इन्होंने तोड़ तोड़ के, पहले भी हम खून पी चुके हैं हमारा, फिर खून पीने के लिए तैयार हो गए। 78% आबादी दिल्ली की अनऑथराइज्ड है, जो पावर ऑफ टर्नी पे है। तो जब आप क्लस्टर एरिया के लिए प्लान बना सकते हो, उसको आप डीसूप के जरिए जगह दोगे और 5 किलोमीटर के दायरे में दोगे। आपने जिसने कुछ नहीं लगाया उसके लिए आप प्रावधान बना सकते हो। और 78% जो दिल्ली, जो बेचारा पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, उसको आप तोड़ दोगे। देखिए, इस वक्त मैं शालीमार गांव में मौजूद हूं और आपको बता दें कि लगातार खबरों में ये सामने आ रहा है कि सरकार द्वारा यहां पर सड़क चौड़ी करना है और इसके वजह से यहाँ पर कुछ मकान ऐसे हैं, लगभग 150 मकान ऐसे हैं जो अवैध बताए जा रहे हैं और सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि इन मकानों को तोड़ना होगा। एक डेट भी फिक्स कर दी है, 30 मई तक इन लोगों को कह दिया गया है कि आपको मकान खुद से खाली कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो सभी मकानों को बुलडोजर के तहत तोड़ दिया जाएगा और इसका जो तोड़ने का जो मुआवजा, जो पैसा लगेगा, वो भी इन्हीं लोगों से वसूल किया जाएगा। देखिए, आज से मैंने 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की है अपनी ही पार्टी की मुख्यमंत्री और उनके पतिदेव मनीष गुप्ता जी के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए 150 मकान यानी कि 450-500 परिवार कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं। और मैं आश्वासन देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सीधा लड़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैं ये 450-500 परिवार बचाकर लेकर जाऊंगा। और इसकी मैंने सूचना गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा दी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी तक इस सूचना में पहुंचा चुका हूं। देखिए, अब लड़ाई हमें 3 फ्रंट पर लड़नी है। राजनीतिक लड़ाई मैं लड़ूंगा इनकी, साथ में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी जो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वो इनका लॉयर लड़ेगा। और तीसरी लड़ाई जमीनी लड़ाई, जमीन पर जितने पीड़ित परिवार हैं ये लड़ेंगे। और जहाँ पर इनको मेरी आवश्यकता होगी कोर्ट में या जब भी ये कोई धरना या कोई आंदोलन करते हैं तो मैं उस समय इनके साथ उपस्थित रहूँगा। और मेरा ये विश्वास है कि ये 500 परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और कोई आँच नहीं आएगी। मैं भी देखता हूँ कि रेखा गुप्ता या रेखा गुप्ता के पतिदेव मनीष गुप्ता कैसे इन गरीबों का मकान तोड़ते हैं। अच्छा, ये खबरों में भी ये चीज़ आ रही थी कि जो रेखा गुप्ता CM है जो हमारी दिल्ली की, वो इनसे मुलाकात ही करने को तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कहा भी गया था कि मुलाकात होगी। हम पहले भी यहाँ पर आए थे, लोगों से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि हम काफ़ी बार गए वहाँ पर ऑफिस में मिलने के लिए, लेकिन वो सामने ही नहीं आना चाह रही। आप चिंता ना करें, देखते हैं जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो आपको लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका लगता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एवं उनके पतिदेव मनीष गुप्ता जी का ये निजी स्वार्थ है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और शायद मैं पिछले 4 सालों से दिल्ली की सड़कों पर जनता के हित में काम कर रहा हूं कि जहां जनता का हित होगा वहां विजय शेखर गुप्ता खड़ा होगा। जहाँ जनता का हित नहीं होगा, चाहे मेरी सरकार हो चाहे पिछली सरकार थी, मैं हमेशा उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। मैं नशे के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इस वक्त दिल्ली के अंदर अपराध के खिलाफ लड़ रहा हूँ। जो अतिक्रमण एक्चुअल में है
रेखा गुप्ता जी उस पर तो हाथ नहीं लगा रही हैं। आज दिल्ली के पार्कों में जाओ, कितना अतिक्रमण है, वहाँ पर नशे के अड्डे चल रहे हैं, वहाँ पर अपराधी क्या नाम है कबाड़े की दुकानें खोल के बैठे बांग्लादेशी। भाई उनको जाके हटाओ ना। ये हमारे देश के नागरिक हैं, ये भारतवर्ष के नागरिक हैं। भारत के संविधान ने इनको अधिकार दिया है यहाँ पर रहने का। ये कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ के लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं। देखिए, धमकियाँ तो वो लोग देते हैं जो कमज़ोर होते हैं। मजबूत व्यक्ति तो लड़ना जानता है खाली। और अब इनके साथ विजय शेखर गुप्ता खड़ा है और रेखा गुप्ता में हिम्मत हो। सर एक बात बताइए, ये मामला अगर देखा जाए तो काफ़ी समय पहले से चल रहा है, लगभग 2 महीने के आसपास से तो हम ही सुन रहे हैं। तो तब आप कहाँ पर थे? मैं 2 बार पहले भी आया हूँ यहाँ पर, मुकेश जी से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ। मैंने तो पहले भी इनको सुझाव दिए थे कुछ, शायद उस वक्त ये उन सुझावों के ऊपर काम नहीं कर पाए। आज इन्होंने क्या नाम है चिट्ठी जो लिखी है गृह मंत्री जी अमित शाह जी को और BL संतोष जी को, जो मैंने इनको 20-25 दिन पहले बोली थी, आज वो चिट्ठी इन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजी हैं और मैंने अपनी तरफ से भी टेक्स्ट मैसेज कर दिए हैं मैंने। तो मैं पहले भी आया था, लेकिन क्या है कि शायद इनको मैं समझ में नहीं आया था या ये मेरे समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन जब पानी सर के ऊपर गया तो मुझे लगा कि अब मेरा वहाँ जाना ज़्यादा बेहतर है। अब मेरे को एक सांकेतिक भूख हड़ताल करनी चाहिए। अगर सांकेतिक भूख हड़ताल से भी काम नहीं चला तो फिर मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा। बिल्कुल बैठेंगे। बिल्कुल बैठूंगा। मैं जब तक इन 500 परिवारों को बचा नहीं दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। बाकी यहाँ पर रोज आकर ये लोग बैठ रहे हैं, कितनी मतलब कितने लगभग कितने लोग आ रहे हैं लोग, मतलब अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो और मतलब यहाँ पर भीड़ होती भी है, लोग अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आ भी रहे हैं। नहीं देखिए, पता है, देखिए अब ये लोग पिछले 3-3.5 महीने से लड़ रहे हैं। अब देखिए इंसान क्या होता है कि रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, नहीं निकल पाते हैं। क्या जब इनको लगता है कि भाई आज कोई हमने बड़ा धरना करना है, बड़ा कोई घेराव करना है, तो लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं। अभी ये लोग वो लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अब वो हर दिन देखो, एक तो उनके सर से छत जा रही है, दूसरा वो अपनी रोजी रोटी भी छोड़ दें तो अपना पेट कैसे भरेंगे। तो लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद अगले 2 दिन पूरी दिल्ली आएगी यहाँ पर, क्योंकि आज से सिंघम यहाँ के बैठ गया है। एक सवाल मेरा और ये रहेगा सर, यहाँ पर अब जो लोग हैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं, उनका कहना ये है कि हम जो बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी उन्हीं को परेशान कर रही है सबसे ज़्यादा। मेरठ का केस देख लीजिए, वहाँ पर पूरा मार्केट जो व्यापारी वहाँ पे रह रहे थे, उनका ये कहना है कि हम प्रॉपर बीजेपी को सपोर्ट करते थे, अब बीजेपी हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। क्या सच में ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने ही सपोर्टरों को यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है या ख़त्म करने की कोशिश कर रही है? नहीं देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। होता क्या, देखिए हर परिवार में 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। अभी ऐसे ही भाजपा के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं। कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ गलत हरकत करते हैं। यहाँ पर अगर सड़क चौड़ी होती है तो वो तो आम जनता के लिए ही होगी। मुझे बताए, राज्य और देश किस चीज़ से होता है? लोगों से। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ऐसा विकास किस काम का। पहले हमें अपने लोगों को बचाना है, लोगों को सुख सुविधा देनी है। देखो, रोड चौड़ा करने के लिए और भी रास्ते हैं। अभी इसी रोड पे आप सुबह आइए या दोपहर को आइए, हजारों ट्रक इस रोड पे ऐसे पार्किंग लगा के चले जाते हैं। मूल कारण वो है, इसको वो देखना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो परिवार हैं ये साजिश का शिकार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता और जो पूर्व विधायक है वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की, उनका आपसी रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है। उनके मतभेद के कारण कहीं ना कहीं ये गरीब लोग पीछे जा रहे हैं। ये निजी स्वार्थ वाला मामला है, कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार का मामला नहीं है, नहीं है। कोर्ट में अब आप इन लोगों से, आप लोगों से ही बात कर लेते हैं, आपसे कर लेते हैं। अभी तक ये जो फैसला है ये हाई कोर्ट की तरफ से मतलब क्लियर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कब तक जाएंगे, क्या वहाँ पे पिटीशन डाल दी है, क्या है सब कुछ वो चीज़ें बता दीजिए। पहले तो
जो हाई कोर्ट में हुआ वो जानना बड़ा ज़रूरी है। दीवानी केस में 3 तारीखों में कौन सा फैसला होता है साहब? मतलब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 10 जनवरी को मार्किंग लगती है, ठीक है। 11 जनवरी को हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। मंत्री जी मिलती नहीं है, क्योंकि हमारी विधायक हैं, हमने तो अपने अधिकार से गए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। फिर हमारे को 21 जनवरी को फिर संदेश आता है। 22 जनवरी को फिर हम 21 जनवरी को जाते हैं, 20 जनवरी को जाते हैं, 21 जनवरी को नोटिस आ जाता है और 22 जनवरी को ये लोग नोटिस चिपकाने आ जाते हैं। और नोटिस चिपकाने के बाद सीधा सीधा ये लोग हमारे को कहते हैं कि आप यहाँ से जाओ। 22 जनवरी को हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं और 23 जनवरी को सुबह 6 बजे मुझे पुलिस उठा के थाने में लेके चली जाती है। आपको पुलिस लेके गई है? उन्होंने कहा कि आपको अधिकार नहीं है आपको कोई भी आंदोलन चालू करने का। कह रहे कि 144 लगा हुआ है। मैंने कहा क्यों लगा हुआ? कह रहे 26 जनवरी है। हमने कहा कि जी ये रहा घर, ये रहा मैं तो कोई जाके आपके मतलब इंडिया गेट पे तो पहरा दे नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने घर के आगे लेटा हुआ हूँ। नहीं माने। चलो खैर, वो राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 10 फरवरी को कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में। डबल बेंच में हमारी लगती है। हमारे साथ तो पहले ही नाइंसाफ़ी हुआ कि डबल बेंच में गया। अगर सिंगल बेंच में जाता तो मैं डबल बेंच में और भी कोशिश होता करने के लिए। खैर कोई बात नहीं। हमारे को 25 तारीख का एक डेट मिलता है और 6 फरवरी को जाते हैं। 25 अप्रैल का डेट मिलता है और 25 मार्च फरवरी मार्च में 25 मार्च का हमारे को डेट मिलता है और 6 अप्रैल को फैसला आ जाता है। ये बताइए। यहाँ पे लोगों के पास प्रूफ तो सारे थे, उनके पास सारे बिजली बिल सारे प्रूफ्स थे, तो फिर क्या मतलब कोर्ट की ओर से क्या गवाही दी, मतलब क्या फैसला सुनाया गया, किस बेसिस पे सुनाया गया? ये अंधा कानून है। अंधा कानून है? ये अमिताभ बच्चन वाला गाना है ना, ये अंधा कानून है। आप कोई भी ज़मीन लीजिएगा तो सबसे पहले क्या देखिएगा? कागज ना। तो कागज में ये देखिए 1973-74 की हमारी खतौनी है, उसके बाद पक्की रजिस्ट्री है। और क्या ज़मीन के पेपर देखिएगा? पेपर हमारे रजिस्ट्री है और इन्होंने 80 में रजिस्ट्रियाँ बंद करी थी। नहीं, उसके बाद पावर ऑफ टर्नी था, पावर ऑफ टर्नी हमारे पास है। तो हमारे कागज़ फुल प्रूफ है। तो हमारे को जो कोर्ट ने कागज़ लेने को किसको कहा? एडीएम को। एडीएम ने वो तथ्य ही नहीं पेश किए जो उसको पेश करने चाहिए थे, पहली बात। दूसरा, इतनी हड़बड़ी क्या है भाई किसी का घर तोड़वाने का? थोड़ा तसल्ली तो रखोगे या तोड़ दोगे? अच्छा, दूसरी, उन्हीं के बात पे मैं फूल चढ़ाता हूँ। ये पीएम योदय योजना जिसकी गवर्नमेंट दम भर रही है, तो ये हमारी कैंसिल क्यों कर दी? ये कैंसल्ड है ना जी। तो आप ये बताइए, पीएम योदय योजना आप नहीं मानोगे, पक्की रजिस्ट्रियाँ आप नहीं मानोगे, बसे बसाए मकान आपको नहीं दिखेंगे, तो आप चाहते क्या हो कि आदमी जिएगा तो क्या? अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करेगा कि हम वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो ये गवर्नमेंट बता दे कहाँ रहेंगे। दूसरा, चलो ठीक है, आपको जगह चाहिए तो आर्टिकल 300 क्या बोलता है? आर्टिकल 300 ये बोलता है कि पहले आप इनको विस्थापित कीजिए, फिर इनको उचित मुआवजा दीजिए और इनकी जगह लीजिए। अगर आपको बहुत अर्जेंट है, वैसे तो अर्जेंट है नहीं। आपने वहाँ पे कोर्ट में कुतर्क क्या रखा? तर्क नहीं, कुतर्क। कुतर्क इन्होंने ये रखा कि भैया यहाँ से वंदे भारत निकलती है तो धरती हिलती है। लोग तो यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे वंदे भारत निकलती है, ये रहा ट्रेन, ये रहा, वैसे तो हिलती नहीं है, लेकिन कुतर्क, इसको कुतर्क कहा जाएगा। दूसरा, कहते हैं कि इनके छज्जे इतने नज़दीक हैं कि आपस में एम्बुलेंस नहीं निकल पाती और फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं निकल पाती है। इतना चौड़ा रोड है। और अगर आपको रोड चौड़ा और करना भी है तो पीछे 12 फुट का नाला है, बीच में 5 फुट का नाला है, 20 फुट की जगह है और एलिवेटर रोड बना सकते हैं। ज़रूरी है ये? और ये तो बताइए, ये कनेक्टेड रोड है, ये हाईवे नहीं है। 1.25 किलोमीटर में कौन सा हाईवे निकलता है?
तीसरा इन्होंने कहा जी यहाँ पे आगे मैक्स हॉस्पिटल है, उसके लिए इनको रास्ता चाहिए। अगर इनको मैक्स हॉस्पिटल के लिए रास्ता चाहिए तो मैक्स हॉस्पिटल बना 2011 में, हमने आपको कागज़ दिखाए 74 के। तो उसको जिसने भी ऑर्डर पास किया वो अंधा था, उसे पता नहीं है कि बीच में गांव है, उसको रास्ता देना पड़ेगा कि हमें हमारे छाती के ऊपर से रास्ता दिया। पहले भी ये डेमोनाइज कर चुके, 2 बारी इन्होंने तोड़ तोड़ के, पहले भी हम खून पी चुके हैं हमारा, फिर खून पीने के लिए तैयार हो गए। तीसरा, 78% आबादी दिल्ली की अनऑथराइज्ड है, जो पावर ऑफ टर्नी पे है। तो जब आप क्लस्टर एरिया के लिए प्लान बना सकते हो, ये 2015 का क्लस्टर एरिया का प्लान है, इसमें आप साफ लिखते हो कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों पुनर्निवास पूर्व स्थापना आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसमें रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि विकास कार्यालय, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, किसी भी एजेंसी में होगा उसको आप डीसूप के जरिए जगह दोगे और 5 किलोमीटर के दायरे में दोगे। आपने जिसने कुछ नहीं लगाया उसके लिए आप प्रावधान बना सकते हो। और 78% जो दिल्ली जो बेचारा पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, उसको आप तोड़ दोगे। और कोई आज तक प्रावधान क्यों नहीं बनाया? ये तो सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। पीएम योदय योजना आपने बनाई, हम लोग आश्वस्त हो गए, कि चलो जी पीएम योदय हम सुरक्षित है, तो आपने कैंसिल कर दी 2-2 लाख रुपए लेके। ये ठगी नहीं तो और क्या है? आप बताइए। गवर्नमेंट कहीं भी नहीं टिक रही है। आप कहते हो देश, मैंने संविधान लेने का मतलब ये नहीं कि मैं दिखा रहा हूं, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि ये गवर्नमेंट संविधान से नहीं चला रही है देश को। मेरा मौलिक अधिकार है यहां पे निवास करने का और आश्रय लेने का। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है कि जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार इस घर में ही तो निहित है। अगर आप जीवन जीने का अधिकार नहीं लोगे तो अनुच्छेद 13 क्या कहेगा कि उसको फौरन संज्ञान लीजिए एक नागरिक का भी और उसको सुरक्षा प्रदान कीजिए। अगर मेरी ये आईडीटी मिटा रहे हो तो नई आईडीटी क्या दोगे, ये बता दो भाई। आप कुछ तो बताओगे, आप कुछ नहीं बताओगे और कह दोगे कि घर तोड़ देंगे। ये कहाँ का है? ऊपर से अवैध बताया गया है, जबकि यहाँ पर लोग इतने समय से रह रहे हैं और सारे प्रूफ हैं। सबसे मेन बात कि अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो उन्हें ये प्रूफ करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि वो यहीं के नागरिक हैं और यहीं पर बसे हुए हैं शुरू से। पहली बात, जो ये बार बार मुझे अवैध शब्द, जैसे मेरी गरिमा को कोई तार तार करता है, मुझे कोई घुसपैठिया कहता है, कोई अवैध कहता है, कोई अतिक्रमणकारी कहता है, तो मेरे गरिमा को तार तार नहीं करता। क्या रेखा गुप्ता पे केस नहीं होना चाहिए? अगर हमारी विधायक होने के बाद अगर कोई मुझे अवैध कहे, अवैध का मतलब वो होता है जिसके माँ बाप का पता नहीं हो। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया यार। हमें अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी कि हम कौन हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं। हमारे दादा, आप वही लोग हो जिन्होंने अंगूठा काट लेते हो, आप वही लोग हो जो हमें हर बारी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रूफ मांगते हो। अरे आपके माँ बाप का नहीं पता होगा, हमारे 7 पुश्तों का पता है। जाके चलो बक्सर में दिखाता हूँ, पांडे लोगों ने भी रजिस्ट्री लिखी हुई है हमारी तो, कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, नकड़दादा कौन थे। और हमारे को अनुच्छेद 19 किसी भी राज्य में बसने का अधिकार देता है मैम। ऐसे कैसे ये लोग कह सकते हैं कि हम अवैध हैं? और मुझे तो कभी कभी ये शक होता है कि सीए कानून आप इसलिए नहीं लाए हो कि बाहर के विदेशी भगाओगे, तुम उसको भगाओगे जो तुम्हारे हक की बात करेगा। फिर तो आपने तो षड्यंत्र रचा है और बहुत बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है। तो ये कह दो कि जिस दिल्ली में वही रहेगा जिसके पास 50 करोड़ होगा, गरीब आदमी नहीं रहेगा। सिंपल। भाई आप चाहते क्या हो? आपने अभी एसआईआर चालू करवा दिया, सिलेंडर का पैनिक बना दिया, पूरा दिल्ली खाली करवा दिया, और अब आपने एसआईआर चालू करवा दिया। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि दिल्ली हो गई खाली, और ना कोई मिलेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो सब चीजें मुझे समझ में आ रहा है। कुछ प्री प्लान लग रहा है। भाई मैं क्या मानूं? इधर रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, खाने का ईंधन नहीं, सब कुछ तो आपके हाथ में कंट्रोल है साहब। जब मर्जी टेटुआ दबा देते हो। आपने कहा कि सिलेंडर फ्री, मतलब कि सिलेंडर का कोई पैनिक नहीं है। आपने अच्छी तरह सर्च मारा कि अनऑथराइज जितने भी सिलेंडर हैं, जो बेचारे कोई 4 किलो भरवाता है, कोई 2 किलो छोटा सिलेंडर, वो अवैध रूप से चलने दिया जब तक गरीबों की ज़रूरत थी। अब हालांकि अब AI का ज़माना आ गया, अब तो पोछा मारने वाली भी मशीन आ गई, अब बाइक की क्या ज़रूरत है?
तो आपने सोचा कि ये तो वैसे ही बसिंदे मार के भगा दो, कहीं और बसेंगे। जब यहाँ पे 40-40 फुट गहरा था, यहाँ पे जब 77 में बाढ़ आई थी, 78 में, मेरे ख्याल 78 में बाढ़ आई थी, तो इंदिरा गांधी यहाँ दिया जला के गई थी। ये इंदिरा गांधी का बनाया बसाया हुआ शहर है, और इतने पुराने शहर को आप अवैध कहते हो। अगर हम अवैध हैं तो 50 साल में जितने कानून बनाए हैं पार्लियामेंट में, उसको निरस्त कीजिए। और जितने ये सांसद कपिल सिब्बल से लेके हर्षवर्धन से लेके, और जितने ये रेखा गुप्ता, अलान फलान ढिमका जो बना है, सब इस्तीफा दे। अगर हम अवैध हैं तो कोई तो लीगल बात करेगा, कोई हमारे साथ, कि हमें आगे तोड़ देगा। आप खुद सोचिए बेटा कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएं। और बस एक ही बहाना, हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गया। हाई कोर्ट का पहले तो हमारे पीछे एक मंत्री पड़ गया, उसके बाद अब हाई कोर्ट भी पीछे पड़ गया। तो हम कहाँ जाएं, कहाँ गुहार लगाएं? और नहीं तो डंडा दिखाओगे, जेल में भेज दोगे। अरे भाई, संभाजी राव की आंखें नोच ली थी, चमड़ी निकाल दिया था, हम उन्हीं के खानदान के हैं। हमारी भी आंखें नोच लो, चमड़ी निकाल दो, और क्या करोगे? और क्या करोगे? गरीब को मार तो रही हो। हमसे कहते हो कि तू कौन सी गली में रहता है, तेरा तो जा नहीं रहा, तू मेरे 2 गली पीछे है। कह रहे कि तू कौन सी गली में रहता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो फिर मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश में मेरे भाई बहन है, तो क्या ये लोग मेरे भाई बहन नहीं है? ये मेरा गांव नहीं है? यहाँ मेरा बचपन नहीं बीता है? मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे देवी देवता गोसाई सब घर में ही तो रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? अब बताओ बेटा, 50-60 साल से ये मेरे साथ पड़ा हुआ है, एक साथ हम लट्टू कंचा क्रिकेट सब खेले हैं। आज ये इसका घर जा रहा है, और मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं अपराधी, और तुम तोड़ रहे हो तो तुम जायज। ये कहाँ का इंसाफ है? आप खुद तो सोचो कि कुछ तो बात करोगे हमसे। अब वो माँ खड़ी हैं, वो बहनें खड़ी हैं, सबके घर तोड़ रहे हो। आप क्यों तोड़ रहे हो भाई? अरे तोड़ोगे तो कुछ तो बताओगे, कोई व्यवस्थित तो करोगे। अब क्या सोचा है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सोचा है आपने, वो बताइए। ये तो मेरी लीगल टीम, एक्चुअली क्या है कि हम जो भी हमें कार्रवाई करना होगा, कोर्ट पे, रोड पे, सड़क पे, कुछ भी होगा हम करेंगे। जो भी हमें संविधान ने मौका दिया है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने लिखा है, हम हर वो काम करेंगे जिससे कि हम लोग बचे। पुनर्वास की मांग कर रहे हैं सर, हम तो कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो ना, हमें छोड़ो सबसे ना। पहला वही है कि हमें छोड़। इनका प्लान क्या है? ये सौदा हो चुका है, और ये पूंजीपतियों की दृष्टि है। उसका एक बहुत बड़ा लॉजिकल बात बताता हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं लीगल बात करता हूँ। यहाँ पे आदर्श नगर स्टेशन बड़ा बनना है, जहाँ से नॉर्थर्न रेलवे जानी है। जितनी भी ट्रेनें कनाडा वगैरह के लिए जो भी फ्लाइट्स वगैरह पकड़ना होता है, यहीं से बसें जाती हैं, वहीं से सारी चीज़ें जाती। नॉर्थर्न रेलवे का बड़ा स्टेशन यहीं बनना है। दूसरा, मेट्रो आ गई इधर। अब ये इतना सा टुकड़ा स्वर्ग बन गया। यहाँ पे इनको क्या क्या इन्होंने खास पेपर में लिखा है भाई, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि यहाँ पे वो क्या बना रहा है, सचिवालय बनाएंगे, 2 शॉपिंग बड़े बड़े मॉल बनाएंगे। उसके अलावा मंडपम के तर्ज पे यहाँ को विकसित किया जाएगा। इस रोड के किनारे प्रस्तावित, इसके लिए तो और एरिया चाहिए होगा। तो वो हमारे पीछे के घर तोड़ देंगे ना, वो पीछे के तोड़ देंगे। सिंपल, इनको तोड़ना आता है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, मंडपम के एक फीस 3 दिन का 10 लाख रुपया होता है। तुम तो हमारी जमीन से हीरा कमाओ, सोना कमाओ, और हमें लाठी मार के खदेड़ दो। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी जमीन ले रहे हो साहब, दादा पदादा खरीदी जमीन है, हमने कोई घेरी नहीं है, पैसा दे के खरीदे हैं। रजिस्ट्रियां पक्की क्यों करी हमारी? आप झुग्गी वालों के लिए प्लान बना सकते हो, 78% जो दिल्ली बसी है उसके लिए प्लान नहीं करोगे। ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं तो टिकोगे या मार दोगे हमें? ये प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम को सरकार सीरियस ले। मेरी बातें हो सकता है कि कुछ तीखी लगे, हो सकता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि मैं 33% से पास हूं। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। क्यों भाई? हम लोग वही लोग हैं, बड़े मुश्किल से तो हमने 8वीं 9वीं पास करी थी इकट्ठे मिलके। हाँ, तो हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं। तो हमारे से हो सकता है कि कानूनी पेचीदगियाँ हमारे से कमी आ जाए, तो तुम ठीक कर दो। अगर हमारे कागज में कमी है तो कागज पूरे कर दोगे, हमारा घर तोड़ दोगे। कागज में कमी है तो कागज को ठीक करो ना जनाब, कि हमारा आओगे और घर तोड़ दोगे। अरे कुछ दिमाग से
क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो गया है? क्या हो गया है तुमको हम जिंदा आदमी नहीं दिख रहे और तुम किस आईडी की बात मांगते हो? हमसे आईडी मांग रहे हो? अरे जब तुमने इसमें बीच में नालियाँ बहती थी साइड में करा, वो देख लो कब तुमने नालियाँ करी थी। तुमने खंबे किस सन में लगाए थे वो देख लो। हमने तो कटिया से चोरी करते थे, हम तो वो बता सकते हैं। क्यों भाई? वहाँ से हमने काम चालू किया है। हमारे को कुछ भी पता है, सब कुछ है। केस भी हुआ था हमारे पास, हमें बाइज्जत बरी भी हुए थे, तो सब कुछ है। तुम देखो ना कि तुम हमसे क्या मांग रहे हो। तुम ये देखो कि कितनी बार सरकारें बनाई और यहाँ से वोट कितने पड़े। तारीफ सिंह जब यहाँ से जीते थे वो सन देख लो। आप क्या देखना चाहते हो? हमारी आईडी कैसे देखोगे? हम पुराने हैं भाई, हम तुमसे भी पुराने हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो हमें सरकार ये बताए हम अवैध किस प्रकार से हैं। जब हम पिछले 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं, हमारे पास पीएम उदय योजना की रजिस्ट्रियाँ हैं। अब वो कहते हैं वो कैंसिल है, उन्हें नहीं मानेंगे, तो मानेंगे क्या वो? अब इन्हें रोड की ज़रूरत है। दिल्ली में कई उदाहरण है, नाले पर रोड बने हैं। हमारा 12 फुट का नाला है, 6 कहीं 8 फुट का फुटपाथ है, 5 फुट का डिवाइडर है। अगर उस डिवाइडर को 5 फुट को ख़त्म करके 1 फुट कर दिया जाए तो 4 फुट इसमें मिल गए हैं। 8 फुट का जो फुटपाथ है, 6 फुट का उसे नाले पे कर दें। 4 फुट का नाला और 8 फुट का फुटपाथ और 4 फुट का डिवाइडर, आप देख लो कितनी जगह मिलती है। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस निकालनी होती है। आप किसी भी समय आए इस रोड पर, किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम रात, आपको यहाँ कभी जाम नहीं मिलेगा। स्पीड से पूरा ट्रैफिक स्मूथ चलता है। शालीमार बाग में पूरे में कहीं जाएंगे आप पूरी भीड़ मिलती है। सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ यहाँ गरीब लोगों को मारा जा रहा है। किस आधार पर? अब ये कहते हैं कि यहाँ हम गिराएंगे हॉस्पिटल को, जो पुलिस कम्युनिकेशन सेल है उसको रास्ता मिलेगा, और आगे आउटर रिंग रोड से कनेक्टिंग देना, हमें कनेक्ट करके नीचे से बॉक्स पुशिंग डाल के अंडरपास बनाया है। जैसे ही आप अंडरपास से निकलेंगे, जो दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा रोड है आउटर रिंग रोड, उसमें मिलाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ बिल्कुल सिंगल रोड है। और सिंगल रोड भी इतना है जितना हमारा सिंगल है एक तरफ का, उससे भी छोटा। और यहाँ तो डबल रोड है। पहले वहाँ चौड़ा कर लो ना। यहाँ आप क्यों गरीब आदमी के पीछे पड़े हैं? हमने मुख्यमंत्री जी से काफ़ी गुहार लगाई, मुलाकात हुई उनसे एक बार? मुलाकात हुई, पहले उन्होंने मिलने की कोशिश ही नहीं की। तब हमने धरने पर बैठे, हमने शोर मचाया, तो उसके बाद वो एक बार मिली, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बीच में ही उठ के चली गई। डीएम कुछ भी इस मामले पे कुछ भी उन्होंने बयान दिया, कुछ भी कहा? कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि एडीएम साहब को आपने पेपर जमा कराएं। हमने वो भी जमा करा दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं कहा गया। हम कोर्ट गए, कोर्ट में हमारी जीत अलग ही नज़र आ रही थी। लंच तक हम हैवी थे, लेकिन लंच के बाद अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सीधा फैसला ही सुना दिया। अब केजरीवाल जी ने कोर्ट में खड़ा होकर ये कहा कि हमें इन जज पर भरोसा नहीं है, आरएसएस के हैं और ये उनके प्रोग्राम में जाते हैं, इनके बच्चों को सरकार फ़ायदा देती है। ऐसा तमाचा सरकार के मुंह पर हो नहीं सकता अगर उन्हें इज्जत शर्म है तो। और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया जज साहब ने। वहाँ भी वही है, वहाँ पीछे नहीं हटती केस में। यहाँ हमारे केस में भी ऐसा ही हाल है कुछ। हम जीत में थे, उसके बावजूद सीधा ही फैसला दे दिया कोर्ट ने। कोई आधार तो बनाए। बस एम्बुलेंस आनी है, विकास चाहिए। अब विकास के नाम पर इन्होंने ये कम से कम यहाँ से 12 बीघा 7 बिस्वा करीब ज़मीन ले रहे हैं। नोटिस में लिखा है कि हमें 289 बीघे ज़मीन चाहिए। फिलहाल ये इतनी ले रहे हैं। 289 बीघे में पूरा गांव चला जाता है। उन्होंने कहा गांव में एक स्कूल है बस, और वो स्कूल भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे भी ले लेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है। अब रही जाम की बात, जाम इधर है ही नहीं। जाम शालीमार बाग में है, उधर के लिए इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये सौंदर्यीकरण की बात करते हैं। पिछले 1.25 साल में जब से बीजेपी सरकार आई है, गलियों में झाड़ू तक नहीं लगती है। कितना ही कहते रहो, कंप्लेंट करते रहो, झाड़ू नहीं लगती है।
कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, इनकी सुध नहीं ली जा रही है। ये किस तरह सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और छज्जों का हवाला देते हैं, कोई छज्जा रोड पर नहीं है, सब फुटपाथ से पीछे हैं। और इन्होंने एक ये हवाला दिया है कि इस रोड पर हम खसरा नंबर 12 और 13 ले रहे हैं, जो कि 80 में अवार्ड हो गया, लेकिन वहाँ कोने पर खसरा नंबर 11 है। सरकारी आदमी जो कहते हैं, पटवारी जो कहता है, उसे एकदम से मान लिया जाता है, हमारे सबूतों को भी नहीं माना जाता। कोने पर खसरा नंबर 11 है, उसे कभी अवार्ड किया ही नहीं गया, ना ही कोई मुआवजा दिया गया है। मुआवजा दिया है वो ट्रेजरी में डाल दिया है। जो शुरू में जमींदार थे वो पहले ही ज़मीन बेच के जा चुके हैं, उन्होंने ट्रेजरी में मुआवजा डाल के किसी को इंटीमेशन भी नहीं दिया है, ना जमींदार को दिया है ना यहाँ रहने वालों को दिया है। आज एक बिस्कुट का पैकेट लेंगे 5 रुपये का, तो उस पर भी लिखा होता है इसमें शुगर कितनी है और साल्ट कितना है। इतना बड़ा एरिया अवार्ड कर रहे हैं और कोई बोर्ड नहीं लगाया, किसी को बताया नहीं, ना जमींदार को ना रहने वालों को। सन 77 में जब इसे लेने की बात कही गई, एक्वायरमेंट की बात कही गई, तो एलजी साहब ने यहाँ का मुआयना कराया, देखा यहाँ बसा हुआ क्षेत्र था 77 में, तो एलजी साहब ने लिख के दिया है कि डेवलप एरिया को जहाँ लोग बसे हुए हैं उसको अवार्ड में ना लिया जाए, और 80 में अवार्ड कर दिया गया। क्यों किया गया? क्या डीडीए एलजी साहब से ऊपर है? तो बाद में बना। हाँ, एलजी साहब से तो ऊपर नहीं है। उसके बाद अवार्ड करके भी ना किसी को मुआवजा दिया गया है, ट्रेजरी में ही पड़ा है। उस पैसे को सरकार ही इस्तेमाल कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता। तो कम से कम अब जब लोग बेघर हो रहे हैं, करीब करीब 160 घर के आसपास बेघर हो रहे हैं लोग, उन 160 घरों में कोई 4 मंजिल है, कोई 6 मंजिल है, कोई 2 मंजिल है, हर फ्लोर पर अलग परिवार है। यहाँ 1000 परिवार से भी ज़्यादा परिवार हैं और मेरे ख्याल कई हज़ार लोग हैं। जब यहाँ कोर्ट ने कहा सर्वे करें कि कितने परिवार हैं, कितने व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं, वो आए तो उन्होंने कहा कि जिनका आधार कार्ड है सिर्फ उनको ही नोट करेंगे हम। अब कोई हाथ में लेके तो बैठा नहीं है, बड़े गरीब आदमी है, अनपढ़ है, कुछ कम पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ डाल रखा है कुछ पता ही नहीं है। घर की लेडीज रख देती है, आधार कार्ड मिले ही नहीं। कई हज़ार लोग होने के बावजूद उन्होंने 750 दिखाए हैं। यहाँ वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र है, राजस्थानी उद्योग नगर है, बादली उद्योग नगर है, शालीमार, हैदरपुर, चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ये सबसे नज़दीकी क्षेत्र पड़ता है जहाँ गरीब आदमी सस्ते किराए में रह रहा है। कई हज़ार वो गरीब आदमी है, वो कहाँ जाएंगे? सस्ते किराए में रह रहे हैं, किसी को घर नहीं दे रहे हैं। कोई मुआवजे की बात करते हैं तो हम देंगे भी नहीं, कुछ देंगे तो झुग्गियाँ देंगे। यहाँ देंगे जो झुग्गियों वाले फ्लैट होते हैं, मेरा मतलब जो झुग्गियों वाले फ्लैट होते हैं छोटे छोटे, वो देंगे। क्या आपको लगता है इन घरों के बदले झुग्गी जायज़ है? 6-6 मंजिल के फ्लोर हैं, यहाँ 6-6 फ्लोर हैं, वो कैसे ये स्वीकार कर लेंगे कि हमें झुग्गियों वाले फ्लैट दिए जाएं? तो ये मुझे तर्कसंगत नहीं लगता है, ना कोर्ट में कुछ तर्कसंगत लगा। मुझे लगता है आज एक समय था जब कांग्रेस का राज था तो बीजेपी ने संसद में कहा था कि सीबीआई ईडी सब सरकार के हाथ का तोता है। तो मेरे विचार अच्छे नहीं हैं। सीबीआई क्या है और ईडी क्या है और आज कोर्ट क्या है? हमें कोर्ट से भी उम्मीद बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट का हमें पता नहीं, अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन हाई कोर्ट हम जीरो मानते हैं। हम जीत में होते हुए, अपने सबूत रखते हुए भी हमें कोई इम्पोर्टेंट आपको नहीं लगता कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि फैसला अगर कुछ भी चेंज हो सकता है तो अब वहीं से होगा और उसी तरीके से यहाँ पे ये अब जो घर है वो बच सकते? हाई कोर्ट गए, हम जीत में थे, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं? नहीं, देखिए यहाँ बहुत ऐसे आदमी हैं जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ है, जब एक बार धोखा खा जाते हैं तो उन्हें किसी पे विश्वास होता ही नहीं है, फिर जल्दी विश्वास कर ही नहीं पाता आदमी। जब हमारी मुख्यमंत्री हैं, हमारी वो विधायक है, वही मिलती नहीं है हमसे, और कोर्ट से हमें बिल्कुल बेघर कर दिया गया है कि भाई खाली कर दो। इसे अवार्ड हो चुका है, ये अवार्ड हो चुका है तो कोर्ट ये तो पूछे भाई मुआवजा किसको दिया है। कभी वो कहते हैं ट्रेजरी में पड़ा है, कभी कहते हैं जी हमने लोगों को दे दिया है, ज़मींदारों को दे दिया है। जितने ज़मींदार हैं उन्होंने खुद केस डाल रखा है कोर्ट में, जी हमें मुआवजा दो। आज के हिसाब से जब तुमने ट्रेजरी में डाला तब हमें पता ही नहीं था, हमें इंटीमेशन ही नहीं दिया। आज हमें मुआवजा दे रहे हैं, जब ये घर टूट रहे हैं तुम बता रहे हो मुआवजा दे दिया, हमें तो तब पता लगा है।
आज वो कोर्ट जाके मुआवजा मांग रहे हैं, आज के हिसाब से दो, तो ना उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है ना हमें दिया जा रहा है। और वो कहते हैं कोर्ट में मुआवजा दे दिया, और कोर्ट बात मान लेती है सरकारी आदमियों की, सबूत को मानती ही नहीं है। हम सबूत देते हैं वो मानते ही नहीं है, सरकारी आदमी जो बोलते हैं उनकी फटाफट मान लेते हैं बिना किसी सबूत के। बिना किसी सबूत के, उनकी जबान ही काफ़ी है। तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा कुछ होना है। जहाँ सरकार का दबाव है, राजा तो राजा है, आखिरकार जो न्यायालय हैं वो भी सरकार के अंडर ही काम करते हैं। तो मुझे नहीं पता सरकार का दबाव वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अब दिल खट्टा हो चुका है, विश्वास नहीं जम रहा हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमने इन लोगों से बात की है और स्थिति अभी यही है कि लोगों का जो भरोसा है वो सरकार से, कोर्ट से उठ चुका है, और कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो भी लगातार दिन ब दिन कम ही होती जा रही है कि शायद ही हमारे मकान बचेंगे। और ये जो लोग हैं, इन लोगों ने सारी चीज़ें प्रॉपरली एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताई है। अब आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और हमें बताइएगा कि आखिरकार कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला किया है, क्या वो फैसला सही है या फिर गलत।